एवरीवन। तो वेलकम बैक। हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे किया था, तो ये वाला जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये काफी उससे कोरिलेट करता है और बहुत ज्यादा इसका और उसका मैचिंग है। तो हम आज क्या करने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर करी? डिस्कवर्ड बाय सर एलेक्स जॉन जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया। क्यों डिस्कवर किया? जनरली किसी दो पर्सन के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हमें डीएनए का मेकअप चेक करना हो, दैट मीन्स टू से कि न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट है वो हमें आइडेंटिफाइड करना हो, तो हमें जरूरत पड़ती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि लैब में यूज होती है और यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं तो जेनेटिक मेकअप ऑफ डीएनए। जेनेटिक मेकअप से मतलब है किसी डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है उसका क्या सीक्वेंस है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो, फॉरेंसिक में और पैटर्निटी टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरत होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि एक पर्सन का डीएनए जो है वो दूसरे पर्सन के डीएनए से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ये आप जानते हैं कि 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमन। ठीक है, ओनली 1% डीएनए जो होता है, जो कि जंक डीएनए होता है, वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम इसमें कैसे एनालाइज करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्राइम सीन जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो हम एक क्राइम सीन की बात करें। देखो, होता क्या है, सपोज टू बी कि ये क्राइम सीन है। ठीक है, क्राइम सीन पे एक मर्डर हुआ है, तो जिसका मर्डर हुआ है वो है विक्टिम। ठीक है, और जिसने मर्डर किया है वो है मर्डरर। ठीक है, अब मर्डर होने के बाद फॉरेंसिक की टीम आई, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेट किया और वहां से उन्होंने कुछ सैंपलिंग कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने विक्टिम के पास से एक ब्लड की ड्रॉप मिली। ठीक है, इसको इन्होंने कलेक्ट किया, फॉरेंसिक में भेजा और ये पता लगाया कि भाई देखो, ये विक्टिम की तो नहीं है। तो पता चला कि इसमें जो हमें ब्लड सैंपल मिला है वो विक्टिम का नहीं, किसी अदर पर्सन का है। ठीक है, पहले तो ये क्लैरिफाई हुआ। उसके बाद अब हम उस बिहाफ पे फॉरेंसिक की टीम और आपकी जो फोर्स होती है वो क्या करती है, शक के बिहाफ पे कई लोगों का डीएनए जो है वो सैंपलिंग करना होता है। तो ब्लड का सैंपल लेती है। सपोज टू बी एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और सी है, जिन पे हमें शक है कि ये जो विक्टिम है ये इसका मर्डर कर सकते थे। ठीक है, तो पर्सन ए का भी हमने ब्लड ग्रुप लिया, पर्सन बी का भी लिया और सी का भी लिया। ठीक है, इन तीनों पर्सन के जो ब्लड ग्रुप है वो हमने लेबोरेटरी में भेज दिए कि इनका सीक्वेंस पता करो। क्या इन तीनों का सीक्वेंस एम से मैच करता है, जो मर्डरर है? ठीक है, जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम इन तीनों के जो अलग अलग डीएनए, इनके पार्ट का अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेक करते हैं। तो इनमें से किसी एक पर्सन का जो डीएनए है वो मर्डरर वाले डीएनए से मैच कर जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि मान लो सपोज ये बंदा जो सी है, ये जो है इसने मर्डर किया है। ठीक है, क्योंकि हम किस पे काम करते हैं, मोस्टली हम काम कर रहे होते हैं जंक डीएनए पे, क्योंकि जो सिमिलर वाला पोर्शन होता है वो तो ए में भी सिमिलर है, बी में भी सिमिलर है, सी में भी सिमिलर है। हम तीनों ये जो आपके जो मर्डर वाला जो सस्पेक्ट हैं, उन सस्पेक्ट के तीनों के जो डीएनए है उसके जंक डीएनए को एनालाइज करते हैं। तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब बात आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, जो नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, अपना थंब या ये जितनी भी फिंगर्स होती है उसका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। बट जो नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इसलिए अलग है क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए के अंदर तक जाके पूरा
उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बताती है, जबकि नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो इतना डिटेल में नहीं होती है। और ये बेटा सुपरफिशियल चीज है ना, किसी ने क्राइम किया मान लो, ठीक है, अब क्राइम वाला प्लेस है वहां से अपनी फिंगरप्रिंट को साफ कर लिया, वेपन्स को साफ कर दिया, तो फिंगरप्रिंट मिलने ही नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स तो क्या होता है, क्रिमिनल जो हो गए ना, इतने एडवांस हो गए, तो क्या सुपरफिशियल चीजें को सर्जरी करा लो, फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएंगे, बट आप अपने डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो रैंडमली हम क्या करते हैं फॉरेंसिक वाले केसेस में, और कभी कभी पैटर्निटी टेस्ट होता है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, तो उस वाले केस में भी क्या करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। ये तो हमने ये जान लिया कि हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि 99.9% जो डीएनए है ऑल ह्यूमंस में वो सेम है, ठीक है। मेरा डीएनए, आपका डीएनए, आपके फादर का, मदर का, आपके पड़ोसी का, रिलेटिव्स का, सबका डीएनए जो है वो 99.9% डीएनए सब में सेम है, ठीक है। 0.1% जो डिफरेंट है उसी को हमें एनालाइज करना है इस फिंगरप्रिंटिंग में, जिसको कि हम बोलते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए वो डीएनए है जो कि कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। जंक डीएनए का ही दूसरा नाम है सैटेलाइट डीएनए, या कह लो रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो अब ये होता है कि सैटेलाइट डीएनए कहां पाया जाता है। देखो ये हमारा डीएनए है, डीएनए पे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन है। मान लो ये वाला जो जीन है ये कोडिंग रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये करता है जंक डीएनए को रिप्रेजेंट, मतलब कि सैटेलाइट डीएनए जो कि कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। समटाइम्स अगर ट्रांसक्रिप्शन कर भी ले तो ये एमआरएनए नहीं बनाता, एचएनआरएनए ही बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर 1, ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये आपका डीएनए है, डीएनए में जो कोडिंग रीजन है जो कि 99.9% वाला पार्ट है, ये मेरा भी एकदम सिमिलर है और आपका भी सिमिलर है, ठीक है। अब ये जो 0.1% वाला डीएनए है जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं, ये तुम्हारा भी अलग है और मेरा भी अलग है, ठीक है। कैसे अलग है अब हम देखते हैं। देखो ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसमें कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। मान लो एटीजीसी, एटीजीसी या टीएजीसी, अब डिपेंड ये करता है कि एटीजीसी, टीएजीए, एटीजीसी ये सीक्वेंस है आपके न्यूक्लियोटाइड में कितनी बार रिपीट कर रहा है। मान लो ये मेरे में 10 टाइम रिपीट कर रहा है, सेम ये सीक्वेंसेस मेरे में 10 टाइम रिपीट कर रहा है, तुम्हारे में 15 टाइम रिपीट कर रहा है, तुम्हारे भाई के साथ 15 टाइम रिपीट कर रहा है, तुम्हारे नेबर्स हैं उनके सीक्वेंस में ये 20 टाइम रिपीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जो रिपीट्स है जंक डीएनए में, नंबर ऑफ रिपीट्स जो होते हैं पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही आपकी जो पॉपुलेशन में वेरिएशन का कारण है। पेरेंट्स जो होते हैं, एक चाइल्ड जो होता है, आप अपने पेरेंट्स से क्यों अलग हो, इस रिपीटेड सीक्वेंसेस की वजह से, क्योंकि ये वाला तो बेटा उनका भी सेम है और तुम्हारा भी सेम है, बट ये वाला जो पोर्शन है मान लो तुम्हारे में 10 टाइम रिपीट कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स से मदर का 15 टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है, फादर का 20 टाइम रिपीट कर रहा है, तो इस बिहाफ पे आप अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हो। वेरिएबिलिटी वेरिएशन यही लाता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस, जो कि नॉन कोडिंग है, या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये जो नंबर है ये वेरिएबल टाइम पे रिपीट कर रहे हैं, तो ये मोस्टली रिपीट यूनिट है जो हर इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोर्शन में रिपीट कर रही होती है। अब बात ये आती है कि ये सैटेलाइट डीएनए पाया कहाँ जाता है। भाई सैटेलाइट है, कहाँ मिलता है। देखो ये मान लो मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, जनरली जो सैटेलाइट डीएनए होता है क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 9, 13, 14, 15, 19, 21 एंड 22 जो क्रोमोसोम होता है उसपे सैटेलाइट डीएनए मिलता है। देखो ये है आप क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। ये जो रीजन है आपको पता है, ये सेंट्रोमियर है। तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है या तो सेंट्रोमियर के पास होता है और
टीलोमियर रीजन पे होता है, इस रीजन पे। अब इस क्रोमोसोम में मान लो 80 सीक्वेंस है, 80 सीक्वेंस है, ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपीट्स यूनिट है इसी को बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो सैटेलाइट डीएनए को ही जंक डीएनए बोलते हैं और रिपीटेड सीक्वेंसेस अ पार्ट ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज फाउंड नियर अबाउट सेंट्रोमियर रीजन और टीलोमियर रीजन पे मिलता है सारे क्रोमोसोम में नहीं मिलता है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 9 13 14 15 19 21 एंड 22 में, ठीक है। ये तो हो गई इतनी कि हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि अगर सैटेलाइट डीएनए कुछ नहीं करते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो हम इतने बड़े इसको लेके क्यों चल रहे हैं, हम जनरेशन टू जनरेशन इसको क्यों लेके चल रहे हैं। देखो बेटा, सैटेलाइट डीएनए भले ही कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है, ये हमारी आज की थीम है। रिसर्च ये कहता है कि हाँ भैया नहीं बनाता है, बट आपने देखा होगा कभी कभी घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी जो आपके घर का जो स्टोरेज कबाड़ होता है उसको कभी फेंकते नहीं। क्यों? उनकी एक थीम रहती है कि कभी काम आ गया तो, कभी यूज में आ गया तो। सेम नेचर क्या करती है, अगर किसी चीज को बनाती है तो उसे इतने जल्दी खत्म नहीं करती। हो सकता है ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है जो अभी कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हो सकता है पास्ट में कभी करते हो और इनमें कोई म्यूटेशन हो गया हो जिस वजह से ये जो है साइलेंट हो गए हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रिपीटेड सीक्वेंसेस जो है हो सकता है इन फ्यूचर कभी ये काम में आ जाए, इसीलिए ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी बॉडी में पास आउट होते रहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसी को बोलते हैं कि ये एवोल्यूशनरी बैगेज का काम करते हैं, कि भाई एवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल्स है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे हैं, वेरिएशन भी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ये है कि हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये म्यूटेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो, इतना बड़ा नॉन कोडिंग वाला रीजन है, मान लो ATGC, अगर इसमें किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो जाए तो, क्योंकि ये तो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है, तो आपके फिनोट्रिपिक जो एक्सप्रेशन होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर ये कोडिंग वाला रीजन है, ये जो कोडिंग वाला रीजन है जो कि प्रोटीन बना रहा है, अगर यहाँ पे किसी रीजन में न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन भी कुछ गड़बड़ बनाएगा, फिर आपका फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो नॉन कोडिंग वाले रीजन है, जो ये जंक डीएनए है, कहीं ना कहीं ये म्यूटेशन को एब्जॉर्ब करता है। इतना बड़ा डीएनए अगर कहीं पे छोटा सा म्यूटेशन हो भी गया, वो भी नॉन कोडिंग वाले रीजन में, तो वो क्या है, जल्दी आपके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में नहीं दिखेगा। तो इसकी थीम ये है, सैटेलाइट डीएनए, जंक डीएनए और रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो सैटेलाइट डीएनए को हम बल्क डीएनए से कैसे अलग करें। भाई पूरा का पूरा तो हम सीक्वेंस नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे हम क्या करते हैं, डेंसिटी के बिहाफ पर एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो हम ब्लड सेल से ले लें, ठीक है, या आपकी हेयर की जो फॉलिकल्स होती है उससे ले लें, ठीक है, या सलाइवा से ले लें, या स्पर्म सेल से ले लें, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे जो क्राइम सीन हमने क्रिएट किया था, हमने मर्डर का डीएनए लिया, ठीक है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला और सीजियम क्लोराइड उसमें डाला, फिर उसको रोटेट कराया, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो बल्क वाला डीएनए है, इसके पास जीसी वाला रीजन ज्यादा होता है। भाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, ATGC रीजन से बना है, तो बल्क डीएनए में जीसी जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो डेंसिटी वाला पार्ट है, जो हाई डेंसिटी, जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट है, जिसको हम बल्क डीएनए बोलते हैं, वो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए जिसके पास AT रिच रीजन है वो ऊपर आ जाता है, तो हम उसको वहां से निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसकी नॉर्दर्न सर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद उसको एक्सरे फिल्म पे रखते हैं और वहां पे हमें डीएनए के पैटर्न्स जो है वो दिख जाते हैं। ये तो उसका प्रोसेस है।
पर हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी सैटेलाइट डीएनए के बारे में, ठीक है। तो बल्क डीएनए जब हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमें ये दो पीक मिल जाती है। एक तो जो हाई पीक होती है वो होती है बल्क डीएनए की, और एक नैरो बैंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये वही डीएनए है जो 0.1% वाला है। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है इनमें 1 to 60 बेस पेयर का रिपीट होता है, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड 1 से 60 बेस पेयर के रिपीट में होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीट। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्यों करता है भैया? म्यूटेशन हो गया है तो नंबर ऑफ रिपीट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। स्निप जीन्स जैसे किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, या मान लो 80 सीक्वेंस 3 बार है तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड में या मेरे न्यूक्लियोटाइड में, अब यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए अगर, तो ये 5 बार रिपीट हो जाए तो ये क्या करेगा? इसकी वजह से हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा जो कि वेरिएशन क्रिएट करेगा। तो सैटेलाइट डीएनए जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें दो पीक मिली, एक बल्क डीएनए की, एक सैटेलाइट डीएनए की। सैटेलाइट डीएनए जो नैरो बैंड मिला जो कि 80 रिच रीजन का था, जिसके पास 1 से 60 बेस पेयर के रिपीट है, ठीक है। ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। कहां मिलता है? क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 9, 13, 14, 15, 19, 21 एंड 22, ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए के भी दो पार्ट्स हैं। सैटेलाइट डीएनए या तो मिनी सैटेलाइट हो सकता है या माइक्रो सैटेलाइट हो सकता है। पहले माइक्रो सैटेलाइट देते हैं। माइक्रो सैटेलाइट के पास 1 से लेकर 13 बेस पेयर के रिपीट होते हैं। मतलब अगर ये ATGC सीक्वेंस है, मान लो A है, ये 13 टाइम रिपीट हो जाए या एक बार रिपीट हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? शॉर्ट टैंडम रिपीट, ठीक है। 1 से 13 तक का बेस पेयर है जो कि रिपीट करता है। अब दूसरा आता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट वो रीजन है जहां पे 11 to 60 बेस पेयर के रिपीट होते हैं, और इसी को हम VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट बोलते हैं, और इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि ATGC ये 11 बार लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, 11 टाइम लिखा। ATGC, ATCG, TAC ये क्या है? कितने बेस पेयर है? 11 हो गए। अब ये 11 कितने बार रिपीट कर रहे हैं? मान लो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, ठीक है, इसको बोलेंगे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। और यहाँ पे 1 to 30 बेस पेयर का रिपीट होता है, ठीक है। तो हम जनरली, क्योंकि ये माइक्रो है इसलिए इसके रिपीट्स कम है, और ये मिनी है इसलिए इसके रिपीट्स ज्यादा है, इसलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहां से आता है? ये बेस पेयर वाले क्वेश्चन से आ जाता है, ठीक है। तो ये तो है आपका प्रिंसिपल कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। अब हम ये से मिनी सैटेलाइट वाला रीजन है, इसी को लेके इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें, और उसके बाद इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या कर दें? इसकी सदर्न ब्लॉटिंग कर दें। सदर्न ब्लॉटिंग के बाद हम इसको क्या करें? इसके बाद इसका एक्सरे वाला ऑटोग्राफी कर लें, तो हमें डीएनए के बैंड मिल जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि क्रिमिनल कौन है, किसने मर्डर किया था AB वाले सीक्वेंसेस से, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हमने ये सारा पढ़ा कि हम इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।